हाय गाइस, वेलकम बैक टू इनर्शिया एजुकेशन। ओके, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? वो पढ़ा था कैपेसिटर के बारे में, और कैपेसिटर के अंदर जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ा था। लेकिन लास्ट लेक्चर के एंड में हम वहां तक पहुंचे थे कि जब कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कांस्टेंट होता है तब डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन कैसा रिएक्ट करता है उसके बारे में पढ़ा था। उसकी लिंक आपको लेक्चर के एंड में आप मिल जाएगी, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब आगे समझे कि इसके अंदर क्या होता है कि जब हम किसी कैपेसिटर को एक कांस्टेंट बैटरी के साथ ज्वाइन करते हैं तो अब उसका पोटेंशियल क्या रह जाता है? कांस्टेंट। अगर उसका पोटेंशियल अगर कांस्टेंट रहता है, ठीक है, तो अब जो पहले की सारी फैक्टर्स के ऊपर इफेक्ट करता था वही सारे फैक्टर्स को हम अलग से देखेंगे, ठीक है। तो पहला देखते हैं, पिछली बार की तरह यहाँ पर नीचे इसको खींचने वाला फोर्स F है, F एक्सटर्नल, हम उसको स्लो करने के लिए कहाँ लगाते हैं? ऊपर लगाते हैं। ये सारी बातें वैसी की वैसी है जो लास्ट लेक्चर के एंड में थी। अब फिर से लास्ट टाइम जो टेबल बनाया था वैसा ही टेबल यहाँ पर फिर से बना देते हैं ताकि याद रखने में हमें क्या हो? आसानी। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं बिफोर, ये लिखा हुआ है ऑलरेडी, और ये क्या करते हैं? इसको आफ्टर। ओके, चल, तो सबसे पहले क्या लेंगे? कैपेसिटेंस। हम लेते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस पहले क्या था? इट इज सी। ओके, और सी क्यू इज इक्वल्स टू सी वी होता है, ठीक है। तो सी इज इक्वल्स टू हम बेसिकली लिखते हैं, सी इज इक्वल्स टू क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। दूसरा इक्वेशन उसका यही है। तो उसको के डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट हुआ तो वो कितने टाइम्स हो जाएगा? के सी वी। ओके, वो कितने टाइम्स हो जाएगा? के टाइम्स। तो ये सी इनिशियल है, ये लिख देते हैं सी फाइनल। तो इट इज के एप्सिलॉन के एप्सिलॉन नॉट ए बाय क्या होता है? डी। तो अब ये क्या हुआ? ये बड़ा। ठीक, दूसरी चीज जो हम लिखते हैं वो चार्ज लिखते हैं, ठीक है। पिछली बार चार्ज कांस्टेंट था, इस बार चार्ज कांस्टेंट नहीं है। चार्ज इज इक्वल्स टू क्या होता है? क्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है? सी वी। तो क्यू आई, क्यू इनिशियल इज इक्वल्स टू क्या होता है? सी वी। क्यू फाइनल इक्वल्स टू क्या होता है? ये कैपेसिटेंस सी टाइम्स बढ़ गया है तो ये क्या हो जाएगा? के सी वी, मतलब चार्ज भी क्या होगा? बढ़ेगा। तीसरे बारे में बात करते हैं, वो बात करते हैं वर्क डन के बारे में, ठीक है। तीसरी जो चीज है उसके बारे में जो हम बात करते हैं वो किसके बारे में बात करते हैं? वर्क डन के बारे में। तो वर्क डन इनिशियल इक्वल्स टू क्या होता है? सी वी स्क्वायर। वर्क डन फाइनल वो क्या होता है? ये के टाइम्स बढ़ा, वी तो कांस्टेंट है तो के सी वी स्क्वायर। तो चेंज इन वर्क डन, ठीक है, यहां पर लिखते हैं चेंज इन, यही लिख दे नीचे, चेंज इन वर्क डन। ये खास याद रखना है क्योंकि इसकी एप्लीकेशन आगे आएगी, ठीक है। तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या होगा? दिस माइनस दिस, तो इट विल बी सी वी स्क्वायर के माइनस 1, यही होगा, ठीक। नेक्स्ट लिखते हैं एनर्जी, ठीक है। एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है? हाफ सी वी स्क्वायर। इनिशियल के बारे में, फाइनल एनर्जी क्या होता है? इट इज यू फाइनल, आप बोल दो, यू फाइनल विल बी हाफ के सी वी स्क्वायर। लोगों को क्वेश्चन हो रहा होगा कि सर यहाँ आप लास्ट टाइम क्यू स्क्वायर बाई 2c लिया था तो अभी क्यों आपने हाफ सी वी स्क्वायर क्यों लिया? बेटा लास्ट टाइम जो चार्ज कांस्टेंट था, अब कौन कांस्टेंट है? v। तो जो कांस्टेंट वाली चीजें है मैंने उन्हीं टर्म को यूज किया है। तो चेंज इन वर्क डन था, अब यहां पर देखिए चेंज इन एनर्जी, ठीक है। चेंज इन एनर्जी कितना होता है? आप देखेंगे डेल्टा U इक्वल्स टू क्या होता है? इट इज हाफ सी वी स्क्वायर के माइनस 1। आपको क्वेश्चन हो रहा होता कि कई बार आपने बोला है सर कि वर्क डन ही एनर्जी होता है, तो बाकी की एनर्जी अगर इन दोनों को सब्सट्रैक्ट किया जाए तो बाकी की एनर्जी कहाँ गई? वो एनर्जी जाती है यहाँ पर एफ एक्सटर्नल लगाने के ऊपर। कितनी जाती है? तो एक्सटर्नल वर्क डन मतलब कि बाहरी जो हमें काम करना पड़ता है वो एक्सटर्नल वर्क डन कितना करना पड़ता है? तो एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ता है डेल्टा डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल्स टू होता है दिस माइनस दिस। तो ये कितना बचेगा? माइनस हाफ सी वी स्क्वायर के माइनस 1। इतना वर्क डन हमें क्या करना पड़ता है? सप्लाई करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के पास। ओके, इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत क्षेत्र, तो वो कितना होगा? E इज इक्वल्स टू वी बाई डी। यहां भी कितना होगा? E इज इक्वल्स टू
v बाई डी होगा, ठीक है। ये दोनों ये चीजें बढ़ेंगी और ये भी बढ़ेगा, लेकिन ये कैसा रहेगा, कांस्टेंट। ये दोनों के अंदर कोई चेंज आएगा नहीं, क्योंकि अब आपने बैटरी का यूज किया है तो बैटरी के अंदर v भी कांस्टेंट, बैटरी कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस भी कांस्टेंट, तो उसके अंदर कोई चेंज आएगा नहीं। आखिरी बात करते हैं, ठीक है, वो बात करते हैं फोर्स के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं हम, फोर्स के बारे में। तो फोर्स के अंदर क्या होगा, अगर लास्ट लेक्चर में आपको पता हो तो हमने दो प्लेट के बीच का फोर्स का इक्वेशन निकाला था, F इक्वल्स टू QE के ऊपर से ये इक्वेशन निकाला था, F इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर A बाय एप्सिलॉन नॉट। ये दो प्लेट के बीच का है, अगर एक प्लेट का ले लो आप तो F डैश उसको बोल देते हैं, तो क्या होता है सिग्मा स्क्वायर A बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये किसी एक प्लेट के लिए। अब सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाय ए अगर हम पुट ऑन करें तो ये सिचुएशन क्या हो जाएगी, इट विल बी क्यू स्क्वायर बाय ए 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये और ये कट हो जाएगा, तो उसके बारे में आपके पास क्या बचेगा, क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए। अब आपको अगर दिख रहा हो यहाँ पर कि चार्ज इनिशियल सीवी है, चार्ज फाइनल क्या है के सीवी, तो ये आपका फोर्स हो गया इनिशियल, तो एफ फाइनल क्या हो जाएगा, इट विल बी के स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर। आप इसके अंदर सीवी पुट कर दो तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा 2a एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। यहाँ क्या हो जाएगा के स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाय क्या बचेगा 2a एप्सिलॉन नॉट। ये आपका फोर्स जो है वो बढ़ेगा, किस फॉर्मेट में बढ़ेगा, के स्क्वायर टाइम्स फॉर्मेट में बढ़ेगा। बाकी सारी की चीजें जो हैं वो सिर्फ के फॉर्मेट में बढ़ती है, ये किस फॉर्मेट में बढ़ता है, के स्क्वायर के फॉर्मेट में। चलो ये बात तो हमें ऑलमोस्ट समझ में आ गई, ठीक। अब आगे चलते हैं, तो जो हम समझने वाले हैं वो ग्राफिकल क्वेश्चंस हैं। वो क्या समझने वाले हैं हम, ग्राफिकल क्वेश्चंस। तो ग्राफिकल क्वेश्चंस के अंदर कभी कभार ये होता है दैट आपको ढेर सारे ग्राफ पूछे जाते हैं, और कैपेसिटर के चैप्टर में से जेईई के अंदर ग्राफ ही हाई लेवल पर पूछे जाते हैं, एकदम इजी होते हैं, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा टिपिकल होता है। तो आप सोचें कि अगर आपको कोई एक कैपेसिटर दे दे, ठीक है, कि जो पार्शियली फिल्ड है, जो कैसा है पार्शियली फिल्ड, मतलब आधा भरा हुआ आधा खाली, तो उसको कैसे सॉल्व करें। तो आप देखें यहाँ पर एक कैपेसिटर है हमारे पास, ओके, ये एक, ठीक है, इसकी थिकनेस ले लो, ओके, इसकी थिकनेस ले लेते हैं हम T, ठीक। ये पूरा डिस्प्लेसमेंट जो है वो हम कितना ले लेते हैं D, ये ले लेते हैं X, ओके। तो ये कितना बचेगा, इट विल बी D माइनस T माइनस X, ठीक। यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। अब आप देखो तो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है एयर, तो इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा फिर से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के, ठीक। ये केथ पार्ट होगा, ठीक। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, सिंपल। अगर आप यहाँ और यहाँ देखें तो यहाँ जो पोटेंशियल आपको मिलेगा वो V1 मिलेगा, यहाँ जो पोटेंशियल मिलेगा वो V2 मिलेगा, और यहाँ जो पोटेंशियल मिलेगा वो V3 मिलेगा। क्यों, क्योंकि D भी उसके साथ वेरी कर रहा है। तो हमारे पास एक इक्वेशन है छोटा सा, Q इज इक्वल्स टू क्या है CV, ठीक। आपको C फाइंड आउट करना है, तो C इज इक्वल्स टू क्या होगा, उल्टा लिखता हूँ, C इज इक्वल्स टू क्या होगा, इट विल बी Q बाय V, करेक्ट। अब इसको आप समझिए तो कैसे सॉल्व किया जाता है, तो Q बाय V इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल V, इट विल बी V1 प्लस V2 प्लस V3। जनरल इक्वेशन पर ही पहुंचते हैं, ठीक है, आराम से, ताकि कैसे भी अगर ऐसे इक्वेशन आए तो हमें कहीं प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। तो इट विल बी Q बाय V इज इक्वल्स टू क्या होता है, इट विल बी, इफ यू नो द इक्वेशन, E इज इक्वल्स टू V बाय D, तो V इज इक्वल्स टू क्या होगा ED, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा E1 इंटू D1, E1 क्या है आपके पास सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, D1 कितना है X, तो ये हो जाएगा आपका V1, ओके, प्लस दूसरा क्या था आपके पास V2 के लिए E कौन सा है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के इंटू ये क्या हो जाएगा T। अब तीसरा क्या बचा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या बचेगा हमारे पास, देखें D माइनस T माइनस X,
ये बेसिक चीज ही बचेगी। आप काउंट्स को क्या करो, ओपन कर दो। सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, क्यू बाय ए, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू बाय ए रखो तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए, तो क्यू अपॉन क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट एक्स प्लस क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट के इंटू टी प्लस इसके अंदर क्यू बाय ए पुट ऑन करो तो क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट और इसको अंदर देते जाओ तो क्या हो जाएगा, डी माइनस क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू टी माइनस क्या होगा, इट विल बी अगेन क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। तो ये सारी बात आपकी यहां क्लियर हो जाएगी। तो ये स्टेप और ये स्टेप पूरा कट, ठीक। अब क्या बचा आपके पास, तो आप देख सकते हैं दैट यहाँ ऊपर से आप Q कॉमन निकालो और ऊपर नीचे Q क्या हो जाएंगे, कट। तो आपको पता ही है कि कैपेसिटेंस जो है वो Q से कैसा है, इंडिपेंडेंट। अब आप और क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 1/a एप्सिलॉन नॉट, वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो आपके पास इक्वेशन के अंदर क्या बचेगा, Q तो कट हो गया। तो यहाँ देखें C इक्वल्स टू आपके पास क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट A, ठीक। यहां पर क्या बचा हमारे पास, इट इज T बाय K। यहां पर क्या बचा हमारे पास, Q बाय एप्सिलॉन नॉट निकल गया तो प्लस D, ओके। और यहां पर क्या बचा हमारे पास, इट इज माइनस T और ये स्टेप तो हमारा कट हो गया है। तो यहां से T भी आप कॉमन निकाल सकते हैं, अगर ना निकालना चाहे तब भी इट इज ओके। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, एप्सिलॉन नॉट A फाइनल कंडीशन D माइनस टी प्लस क्या बचेगा, टी बाय के। ये सिचुएशन आपके पास ऑलरेडी बचेगी, ठीक है। आप इसके में ऊपर से टी कॉमन निकालना चाहो ये आपकी मर्जी है। तो ये एक के लिए हुआ, ये किसके लिए हुआ, एक के लिए। अगर अनेक हो, मतलब कि ऐसी छोटी छोटी प्लेट्स आपको दे दी गई हो तो यहाँ क्या हो जाएगा, उसके लिए फाइनल इक्वेशन क्या होता है हमारे पास, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए फाइनल इक्वेशन छोटा सा है, आप अपने हिसाब से डिराइव करोगे तब भी मिलेगा। C इज इक्वल्स टू क्या होता है, इट इज एप्सिलॉन नॉट A बाय क्या होगा, D माइनस सिग्मा Ti प्लस क्या होगा, सिग्मा Ti अपॉन Ki। ये सिंपल फंडामेंटल है और कोई रॉकेट साइंस इसके अंदर दौड़ाया गया नहीं है। तो आप इसके ऊपर से अगर कोई आपको दे दे तो ये बेसिक सीधा इक्वेशन आप अप्लाई करके आराम से आपकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक। तो ये तो हुई इतनी बात। अब एक और बात करते हैं, ठीक है, कि जो डाइलेक्ट्रिक के ऊपर डिपेंडेंट रहती है कि अगर एक से ज्यादा डाइलेक्ट्रिक भरे पड़े हो तो उसके ग्राफ कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, ठीक है। तो उसके ग्राफ कैसे ड्रॉ किए जाएं, तो आप सोचें कि अगर कोई आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोले कैपेसिटर के अंदर तो क्या करें, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का। सबसे ज्यादा अगर कोई चीज पूछी जाती है तो सबसे ज्यादा ये चीज पूछी जाती है। पहली चीज, ये आपका कैपेसिटर, सपोज यहां पर एक पहला, यहां पर दूसरा, ठीक है, और यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ है एयर, ओके, यहाँ है एयर, ये K1, ये है K2, ओके। और आप देखें कि यहाँ पर एक पॉजिटिव प्लेट, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक पॉजिटिव प्लेट। ये छोटा सा गंदा सा कैपेसिटर जो मैंने अपने हिसाब से बनाया है वो इसी हिसाब से है, यहाँ कोई खाली जगह है नहीं, ये मत समझ लेना ये वो खाली है, ठीक है। ये प्लस हो गया हमारा और ये क्या हो गया हमारा, माइनस, ठीक। तो आप देखें कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट K1, इट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट K2, इट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आप देखें K1 इज ग्रेटर देन K2, ऐसा आपको पूछा गया हो और ग्राफ बोला गया हो आपको, ओके, फ्रॉम E टू X, आपको किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, यू हैव टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ E वर्सेस X, ठीक है। ये आपको x1 x2 x3 दिया हो या 2 सेंटीमीटर दे दिया हो, कोई चेंज नहीं है। अगर सेम दे दिया हो तो भी वैसे ही, अगर अलग अलग दिया हो हम सेम ले लेते हैं, ठीक है। ये दो और ये 2, ठीक है। तो ऐसा दिया है तो आपको E वर्सेस X का ग्राफ ड्रॉ करना है। अब आप सोचिए
कि हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ई और यहां पर क्या है एक्स, ये ऐसे बढ़ रहा है, ये ऐसे बढ़ रहा है आराम से, ठीक। अब ये वेरिएशन ले लेते हैं, ये होगा, ये कितने का 2, ये 2 और ये 2। सबसे कम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप सोचे तो कहां देखने को मिलेगा? सबसे कम इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहां, और इतने पोर्शन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा? कांस्टेंट, उसके अंदर कोई झिकझिक नहीं है, ये इतने रीजन के लिए तो कांस्टेंट ही रहेगा। मतलब पहली बात, अगर इतने रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहता है तो कांस्टेंट की स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है। और यहां पर कैसा होगा? ओके, K1 इज ग्रेटर देन K2, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इससे कैसी आएगी? इसकी वैल्यू इससे कम, मतलब ये ज्यादा और ये क्या होगा? कम, ठीक है। और सबसे ज्यादा कौन होगा? ये। सिंपल ग्राफ, इट इज इजी। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। इट इज, यहां पर पूछा जाए तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट K1, यहां पर पूछा जाए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट K2, यहां पर पूछा जाए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ आई बात? इट इज द सिंपलेस्ट थिंग आई हैव एवर सीन। नेक्स्ट, अगर आपको कोई पूछ ले कि भाई आपको किसका ग्राफ निकालना है, इट इज v बाई एक्स, और यू पूछ ले कि v बाई डी, ये डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट x दिया है, तो आपको पूछा जाए कि यू हैव टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ v बाई एक्स, सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है। ओके, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हम डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से पढ़ते हैं वो E इज इक्वल्स टू, हम क्या लिखते हैं? E इज इक्वल्स टू, सॉरी, E इज इक्वल्स टू हम लिखते हैं v बाई डी। लेकिन ये जो इक्वेशन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? मॉड्यूलर वैल्यू के लिए। किसके लिए है? मॉड्यूलर वैल्यू के लिए। वास्तविक इक्वेशन जो इसका है वो E कुछ इस तरह से है, E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। क्या है माइनस डी वी बाई डी एक्स? मतलब कि वैल्यू जितनी बड़ी, रियल वैल्यू उतनी कम। सोच के देखिए कि ये सपोज आप ले लेते हैं 1, v की वैल्यू आप 1 ले लेते हैं तो आपकी फाइनल वैल्यू क्या आएगी? -1, और v की वैल्यू आपने ले ली 10 तो आपकी फाइनल वैल्यू क्या आएगी? -10। अब रियल में कौन बड़ा, -1 की -10? माइनस के अंदर डिजिट जितना बड़ा वैल्यू उतनी कम, तो मतलब -10 जो है वो -1 से कैसा रहेगा? छोटा। तो वास्तव रियल इक्वेशन जो है वो क्या है? E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। ये बेसिक चीज हमें समझ लेनी चाहिए। तो बस उसी को ध्यान में रखकर हम क्या करेंगे? ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहीं पर ग्राफ ड्रॉ करता हूं, अब देखें, ठीक है, कि कैसा होगा। अब सोचे कि यहाँ पर v अपर डायमेंशन में, यहाँ पर x हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में, हमारा काम हो गया, ठीक है। अब आप देखें कि यहाँ पर प्लेट स्टार्ट होती है, तो प्लेट के पास यहाँ पर मैक्सिमम पोटेंशियल होगा और यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा? 0। मतलब आपका ग्राफ मैक्सिमम से स्टार्ट होकर कहाँ आना चाहिए? 0 तक आना चाहिए। और आपके इसके टोटल इक्वल हिस्से कर देते हैं हम। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, और यहाँ पर ये तीसरा हो गया। ये कितने में होंगे? 2 और ये 2, करेक्ट। अब आप देखें कि E की वैल्यू यहाँ पर कैसी है? सबसे कम, ठीक। तो ये ग्राफ देखें कि E की वैल्यू सबसे कम, तो V कैसा होगा? ज्यादा। पोटेंशियल कैसा, पोटेंशियल स्लोप कैसा होगा? ज्यादा। मतलब पोटेंशियल स्लोप ज्यादा नहीं होगा, पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसलिए स्लोप कैसा होगा? कम। तो ये अगर यहाँ आ गया, ठीक है, सपोज हमने इसे ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक। अब आपने इसे ऐसे ड्रॉ किया तो नेक्स्ट स्टेप आप समझो, नेक्स्ट स्टेप के अंदर E की वैल्यू बढ़ी तो V कैसा होना चाहिए? कम। मतलब उसका स्लोप कैसा होना चाहिए? ज्यादा। तो ये कैसा चाहेगा? ऐसे इसके स्लोप से, सॉरी, थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ताकि हमें मजा आए ड्रॉ करने में और पूरा विजुअल क्लियर मिले। तो यहाँ पर V से स्टार्ट होते हैं, यहाँ पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? V। यहाँ पर से ये ऐसे गिरा, यहाँ पर से जब वो गिरता है तो उसका स्लोप बड़ा रहता है इससे, ओके। ये स्लोप आप, ये आपका है θ1, ये आपका है θ2, ओके। और आखिरी में स्लोप कैसा होगा? सबसे ज्यादा, ये होगा आपका θ3। आई बात समझ में? ये सबसे ज्यादा, ये उससे कम और ये उससे कम, मतलब क्या हो जाएगा? θ3 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ1। ये बात हमें क्लियरली समझ लेनी चाहिए। अगर ये बात हमारे समझ के अंदर आ गई हो बेसिकली, तो सीधा रिलेशन किसके साथ है? आप देखें, थीटा का सीधा रिलेशन अगर आप देखने जाएं लॉजिकली, तो वो किसके साथ है?
के के साथ, मतलब जितना थीटा छोटा के उतना बड़ा। आप यहां भी देखिए, ये k1 है, ये कौन है k1, ये है k2 और यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। तो k1 कैसा है, बड़ा, थीटा कैसा है, सबसे छोटा, k2 कैसा है, मीडियम, तो थीटा इससे बड़ा और इससे छोटा, और थीटा 3 कैसा है, सबसे बड़ा। तो मतलब k की वैल्यू जितनी बड़ी, थीटा की वैल्यू उतनी कैसी होगी, कम। तो अगर कोई आपको ये क्वेश्चन पूछे कि यहाँ दो कैपेसिटर है, उसका ग्राफ जो V/D का कुछ इस तरह से आ रहा है, ओके, यहाँ आप देखो तो ये क्या है, θ1 और ये क्या है, θ2। तो ये है k1, ये है k2। बताएं क्या सिचुएशन होगी, इट इज ऑलवेज k2 इज ग्रेटर देन k1, क्योंकि थीटा कम है तो k बड़ा, तो k2 और k1 के बीच में क्या डिफरेंस आएगा, ये एक बार पूछा था ऐसा, लल्लू पंजू जैसा एक बार एग्जाम के अंदर आ चुका है। तो ये थियरीज, ग्राफिकल थियरीज मैटर करती है हर बार, ठीक है, उसके वेरिएशन को नजरअंदाज कभी मत करना। तो ये जो सिचुएशन है वो आपको अच्छे से समझ लेनी है, इसका आप स्क्रीनशॉट निकालना चाहें निकाल लें, ठीक है। इसको रब कर रहा हूं मैं, और अब जो आखिरी वाला पोर्शन है वो हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर आपका के वेरिएंट हो, आपका के कैसा है, वेरिएंट, सपोज कि के की वैल्यू जो है वो हर पॉइंट पर चेंज हो रही हो, तो उसके डेरिवेटिव की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, कि आपको बोल दे कोई कि आपके पास एक ऐसी प्लेट है, सॉरी, ठीक है, यहां से ये ऐसे भी जा रहा है, ऐसी प्लेट है, और आपका जो डाइलेक्ट्रिक है के, ओके, वो किसी के एक्स का फंक्शन है, ठीक है, वो क्या है, किसी एक्स का फंक्शन, मतलब कि अगर आप यहाँ पर वाई एक्सिस ले ले, ठीक, और यहाँ पर कौन सी एक्सिस ले ले, एक्स, तो आपका जो डाइलेक्ट्रिक है ये के, वो इस डायमेंशन के अंदर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये हम के आई बोल देते हैं ताकि के आई को हम कांस्टेंट बोल सके। तो अब सिचुएशन क्या होगी, तो उसको याद रखने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक छोटा सा एलिमेंट लेना होगा, कहाँ पर, कहाँ से कहाँ तक, तो जीरो से लेकर, यहाँ जीरो ही है, जीरो से लेकर x डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लें जिसको बोल देते हैं हम dx, ओके, जिसको हम क्या बोल देते हैं, ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, dx, और आप यहाँ पर देखें ये हमारी अपर प्लेट है, ओके, ये वाली जो यहाँ पर हमें दिखती है ये क्या है, हमारी अपर प्लेट, और यहाँ जो नीचे है ये हमारी क्या है, लोअर प्लेट। तो कैपेसिटर ऐसे बना है, और आपने कैसे, ऐसे वर्टिकली एक सेक्शन लिया, ये भी कितना होगा, dx टाइप। अब कैपेसिटर ऐसे छोटे 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 बहुत सारे आपने एलिमेंट्स ले रखे हैं, तो अब क्या होगा, सोचें कि ये सारी प्लेट्स जो हैं वो कैपेसिटर के अंदर सीरीज में कनेक्टेड होंगे या पैरेलल में। ये सारी जो छोटी छोटी प्लेट्स हैं, यहाँ पर आपने ऐसे dx dx dx, ये dx dx, वो किसके अंदर कनेक्टेड होगी, इट विल बी इन पैरेलल। ये किसके अंदर होंगी, इट विल बी इन पैरेलल। तो आप देखें कि हमें अब करना क्या है, तो क्या करना है, तो हमें C इक्विवेलेंट चाहिए। क्या चाहिए, C इक्विवेलेंट, इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ DC, ओके, ये क्या है, छोटे छोटे इक्विवेलेंट ऑफ DC। अब DC की वैल्यू अगर आप निकालो तो क्या सिचुएशन होगी, आप देखें कि दैट इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये KI x, ओके, एप्सिलॉन नॉट A। अब बात आती है एरिया की, अब किसके बारे में बात आती है, एरिया की। तो एरिया क्या होगा हमारा, सपोज इसको, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर को आप A/A साइड दे दें, तो इस एरिया हमारा कितना होगा, इट विल बी A dx। तो यहां हम लिख सकते हैं A dx डिवाइड बाय, ओके, डिस्टेंस कितना होगा, सोचें डिस्टेंस कितना होगा, ओके, डिस्टेंस विल बी, इट विल बी x, इट विल बी x। डिस्प्लेसमेंट आप हर एक पॉइंट के ऊपर से dx by x का इंटीग्रेशन आप आराम से कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना होगा, ये